नमस्कार। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम सीए एंटर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पर बात करने वाले हैं, लीवरेज एनालिसिस। जी। हमारे पास जो नोट्स हैं वो फॉर्मूलों से भरे पड़े हैं, पर आज का मकसद सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की जो कहानी है उसे समझना है। बिल्कुल सही कहा। लिवरेज आप समझिए एक एम्पलीफायर जैसा है। ये अच्छे नतीजों को बहुत अच्छा और बुरे नतीजों को बहुत खतरनाक बना सकता है। तो आज हम क्यों पर फोकस करेंगे? हाँ, कि ये फॉर्मूले एक फाइनेंस मैनेजर के लिए इतने जरूरी क्यों हैं, और एग्जाम में जब सवाल घुमा कर आता है तब ये लॉजिक कैसे काम आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस को समझने के लिए कहते हैं कि उसकी नींव को समझना चाहिए, और हमारे नोट्स में सबसे पहले है ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। इसे कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। पर ये सिर्फ एक नंबर तो नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने सही पकड़ा। बीईपी सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक थ्रेशहोल्ड है, एक लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा। हाँ, इसके नीचे कंपनी नुकसान में है और इसके ऊपर ही वो असल में पैसा कमाना शुरू करती है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जी बताइए। मान लीजिए कंपनी है ABC गारमेंट्स, वो शर्ट्स बनाती हैं। अब उनकी फैक्ट्री का किराया, स्टाफ की सैलरी, ये सब मिला के उनकी फिक्स्ड कॉस्ट है, मान लीजिए 50 लाख रुपए सालाना। ओके, 50 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट। और हर एक शर्ट बेचने पर सारी वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद कंपनी को 200 रुपए बचते हैं। इसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, 200 रुपए हर शर्ट पर। तो अब सवाल यह है कि ABC गारमेंट्स को सिर्फ अपनी 50 लाख की कॉस्ट कवर करने के लिए कितनी शर्ट्स बेचनी पड़ेंगी? तो हम फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, यानी 50 लाख डिवाइडेड बाय 200। ये हुआ 25,000 शर्ट्स। तो 25,000 शर्ट्स उनका ब्रेक इवन पॉइंट है। एकदम सही है। 25,000 शर्ट्स पर न कोई प्रॉफिट न कोई लॉस। जो 25,000 एकवी शर्ट बिकेगी, वहां से प्रॉफिट बनना शुरू होगा। अच्छा। और यहीं से आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी या MOS का कॉन्सेप्ट, जो ये बताता है कि कंपनी इस लक्ष्मण रेखा से कितनी सुरक्षित दूरी पर है। ओके। मान लीजिए ABC गारमेंट्स असल में 40,000 शर्ट्स बेच रही है। तो उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हुआ 40,000 माइनस 25,000, मतलब 15,000 शर्ट्स। तो MOS एक तरह का सेफ्टी बफर हुआ। बिल्कुल, ये एक कुशन है। ये बताता है कि सेल्स कितनी गिर सकती है इससे पहले कि कंपनी को सच में दिक्कत हो। मतलब अगर उनकी सेल्स 15,000 शर्ट्स तक गिर भी जाए तब भी वो लॉस में नहीं जाएंगे। हाँ, 37.5% तक की गिरावट भी वो झेल सकते हैं। जितना बड़ा ये बफर, उतना ही मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स को सुकून रहता है। ठीक है, ये तो हुई बिजनेस के रिस्क की बात। अब आते हैं असली खेल पर, लीवरेज पर। पहला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, यानी DOL। जी, का मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ, ये मापता है कि सेल्स में एक छोटे से बदलाव से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBIT में कितना बड़ा बदलाव आएगा। अच्छा। अगर किसी कंपनी का DOL ज्यादा है, मतलब उसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, तो सेल्स बढ़ने पर उसका प्रॉफिट तो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। लेकिन सेल्स घटने पर उतनी ही तेजी से नीचे भी आएगा। बिल्कुल, ये एक दोधारी तलवार है। अरे, और इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी एक सीधा रिश्ता दिखता है। नोट्स में एक फॉर्मूला है, MOS इज इक्वल टू 1 DOL। ये तो MCQ के लिए बहुत जरूरी पॉइंट लगता है। हाँ बिल्कुल, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाई DOL का मतलब है लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क। और लो DOL का मतलब है हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कम ऑपरेटिंग रिस्क। एकदम सही। तो DOL हमें बताता है कि बिजनेस के ऑपरेशंस में कितना रिस्क है। पर ज्यादातर कंपनियां सिर्फ अपने पैसे से तो काम नहीं करती, वो कर्ज भी लेती हैं। सही बात है। और जैसे ही कर्ज की बात आती है, एक और रिस्क आ जाता है, फाइनेंशियल रिस्क। और इसे मापने के लिए है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, DFL। बिल्कुल, ऑपरेटिंग लीवरेज था सेल्स और EBIT के बीच का रिश्ता। हाँ। फाइनेंशियल लीवरेज है EBIT और शेयर होल्डर्स की कमाई यानी EPS के बीच का रिश्ता। इसका सबसे आम फॉर्मूला है EBIT EBT। चलिए ABC गारमेंट्स के उदाहरण को ही आगे बढ़ाते हैं। हमने निकाला था कि 40,000 शर्ट्स पर उनका EBIT 30 लाख रुपए था। जी। अब मान लेते हैं कि उन्होंने 20 लाख का लोन लिया है, जिस पर 10% ब्याज यानी 2 लाख रुपए सालाना देना है। ठीक है, तो उनका EBIT है 30 लाख। इसमें से 2 लाख का ब्याज घटाया तो बचा EBT यानी अर्निंग्स बिफोर टैक्स,
जो हुआ 28 लाख। ओके, अब DFL का फॉर्मूला लगाते हैं। EBIT EBT मतलब 30 लाख 28 लाख, ये आएगा लगभग 1.07। ये 1.07 हमें क्या बता रहा है? क्या इसका भी कोई मैग्नीफाइंग इफेक्ट है? हाँ, इसका मतलब है कि अगर ABC का EBIT 10% बढ़ता है तो उनका टैक्स से पहले का प्रॉफिट 10.7% से बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन अब नोट्स में दिए गए दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं जो थोड़ा पेचीदा है, जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड PDB है। EBIT EBIT PD1-T। एक मिनट, यहीं पर मुझे रोककर समझना है। इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों ही तो फिक्स्ड पेमेंट है, तो फॉर्मूले में इतना बड़ा फर्क क्यों? ये PD1-T वाला हिस्सा क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है, और CA इंटर के एग्जाम में ना ये एक पसंदीदा ट्रैप एरिया है। RTPs में भी इस पर सवाल मिलते हैं। अच्छा, फर्क आता है टैक्स ट्रीटमेंट का। इंटरेस्ट यानी ब्याज टैक्स देने से पहले प्रॉफिट से घटाया जाता है, ये एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड वो टैक्स देने के बाद वाले प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से दिया जाता है। ओ, तो एक प्री टैक्स आइटम है और दूसरा पोस्ट टैक्स। बिल्कुल। अब हमारे फॉर्मूले के न्यूमरेटर में EBIT है जो प्री टैक्स है, तो डिनोमिनेटर में भी हमें सभी आइटम्स को प्री टैक्स लेवल पर लाना होगा, ताकि हम सेब की तुलना सेब से कर सकें। एकदम सही। इसीलिए प्रेफरेंस डिविडेंड को 1-T से डिवाइड करके हम उसे ग्रॉस अप करते हैं, यानी उसका प्री टैक्स इक्विवेलेंट निकालते हैं। ये छोटा सा एडजस्टमेंट सवाल को सही या गलत कर सकता है। समझ गई। अब जब हमने दोनों तरह के एम्पलीफायर्स को समझ लिया है, तो इन दोनों को एक साथ देखने पर क्या होता है? यहीं पर आता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज DCL, जो कि DOL इंटू DFL है। हाँ, DCL पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है। ये सीधे सीधे सेल्स में होने वाले बदलाव का आखिरी असर इक्विटी शेयर होल्डर्स की कमाई यानी EPS पर दिखाता है। बिल्कुल। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EPS, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के लिए आखिर में यही सबसे ज्यादा जरूरी मेट्रिक है। तो हमारे ABC गारमेंट्स के केस में DOL था 2 और DFL था 1.07, तो उनका DCL होगा 2 इंटू 1.07 यानी 2.14। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत शक्तिशाली है। अगर ABC गारमेंट्स अपनी सेल्स सिर्फ 10% से बढ़ाती है तो उनके शेयर होल्डर्स की कमाई यानी EPS 21.4% से बढ़ जाएगी। वाह, ये है लीवरेज का डबल इफेक्ट। लेकिन सिक्का हमेशा पलट सकता है। अगर सेल्स 10% गिरी तो EPS भी 21.4% गिर जाएगी। DCL आपको टोटल रिस्क का एक सीधा साधा नंबर दे देता है। ये तो साफ हो गया। अब हमारे नोट्स में एक बहुत ही रोचक टेबल है, कंबाइंड एनालिसिस ऑफ DOL एंड DFL। इसमें एक कॉम्बिनेशन को सबसे खतरनाक कहा है, हाई DOL और हाई DFL। ये तो समझ आता है, ऑपरेटिंग रिस्क भी ज्यादा, फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा। सही है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा उलझ गई हूँ। नोट्स कहते हैं कि लो DOL और हाई DFL बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये तो सुनने में विरोधाभासी लगता है। हम एक तरह का रिस्क कम करके दूसरी तरह का रिस्क क्यों बढ़ाना चाहेंगे? यह एक शानदार सवाल है और यहीं पर फॉर्मूलों से आगे निकलकर स्ट्रेटेजिक सोच काम आती है। बताइए। यहाँ जो बात आकर्षक है वो है इन दोनों के बीच का संतुलन। पहले लो DOL को समझिए। इसका मतलब है कंपनी की ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कम है। ओके। इससे उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT काफी स्थिर रहता है। ओके। सेल्स में ज्यादा उतार चढ़ाव का भी EBIT पर ज्यादा असर नहीं होता। मतलब उनका बेस प्रॉफिट बहुत स्टेबल और प्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल। और जब आपका बेस प्रॉफिट मजबूत हो तब आप ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। कंपनी इस स्थिर EBIT का फायदा उठाकर ज्यादा कर्ज ले सकती है। अच्छा, और ऐसा करके वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का लाभ उठा सकती है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये टर्म सुना तो है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि आप किसी और के पैसे यानी कर्ज का इस्तेमाल करके अपने शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा। सोचिए आपने बैंक से 10% पर कर्ज लिया और उसे बिजनेस में लगाकर 15% का रिटर्न कमाया। ये जो बीच का 5% का फायदा है ये सीधा इक्विटी शेयर होल्डर्स की जेब में जाता है। क्योंकि कर्ज देने वाले को तो सिर्फ उसका 10% ब्याज ही मिलेगा। बिल्कुल। तो इस कॉम्बिनेशन में कम ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क को सहारा देता है और उसे बैलेंस कर देता है, जिससे टोटल रिस्क मॉडरेट रहता है। वाह,
तो संक्षेप में आज हमने लीवरेज के 3 प्रकार DOL, DFL और DCL को सिर्फ फॉर्मूलों की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस स्ट्रैटेजी के औजारों की तरह समझा है। जी। हमने देखा कि कैसे BEP और MOS बिजनेस के रिस्क की नींव तैयार करते हैं और कैसे लीवरेज इन नंबरों को एक नई शक्तिशाली कहानी देता है। बिल्कुल। मूल बात यही है कि फिक्स्ड कॉस्ट्स, चाहे ऑपरेटिंग हो या फाइनेंशियल, एक दो-धारी तलवार हैं। ये प्रॉफिट को कई गुना बढ़ाने का दम रखती हैं, लेकिन सेल्स गिरने पर उतना ही बड़ा नुकसान भी कर सकती हैं। और एक फाइनेंस मैनेजर का काम इन्हीं दोनों के बीच सही संतुलन खोजना है। हाँ, तो ये फॉर्मूले सिर्फ कैलकुलेशन के लिए नहीं है, ये बिजनेस के इरादों को समझने के लिए हैं। सही कहा। और अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है, क्या किसी कंपनी का हाई लीवरेज हमेशा खतरे की घंटी है, या ये मैनेजमेंट के अपनी कंपनी के भविष्य की सेल्स में मजबूत विश्वास का संकेत भी हो सकता है? क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट्स या ज्यादा कर्ज तभी लेगा जब उसे यकीन हो कि भविष्य में सेल्स बढ़ेगी। इस सवाल का जवाब किसी भी कंपनी का विश्लेषण करते समय एक गहरी समझ देगा।